नेक्स्ट अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर नेफ्रोटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई हेमेट्यूरिया, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, एचोटीमिया, ओलिग्यूरिया, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। तो ये फीचर्स देखेंगे अपने नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। ठीक है, प्रोटीनिरिया, इडीमा आर कॉमन बट दे आर नॉट एज सीवियर एज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रोटीनिरिया और इडीमा। ठीक है, नेफ्राइटिक में अपन को ये देखने मिलेगा। फिर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है नेफ्राइटिक सिंड्रोम को, एक्यूट प्लॉरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो एक्यूट प्लॉरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसीज़ है, इम्यून कॉम्प्लेक्स से होता है ये। ठीक है, इसमें 2 टाइप के एंटीजन है जिससे एंटीबॉडी मिलेगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्सोजीनस में पीएसजीएन एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, और एंडोजीनस एसएलई खुद की ऑटो एंटीबॉडी बनेगी, खुद के मतलब खुद के एंटीजन के खिलाफ उसके। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकली बाय डिफ्यूजन प्लॉरिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर सेल एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो जो इसके फीचर्स हैं वो ग्लोमेरुलर सेल के प्लॉरिफरेशन और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की वजह से आएंगे। ठीक है, सबसे अब इंपॉर्टेंट आता है, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हैं, पीएसजीएन और आरपीजीएन। तो पीएसजीएन क्या है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो ये क्या है? प्रोटोटिपिकल ग्लोमेरुलर डिसीज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजी, इम्यून कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजी की प्रोटोटाइप डिसीज़ है। यूजुअली आफ्टर 1 से 4 वीक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स और स्किन। ठीक है, जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है चाइल्ड में, फेरिंग्स और स्किन को इफेक्ट करेगा, तो उसके 1 से 4 वीक बाद ये डिसीज़ होगी। ठीक है, और ये मेनली स्किन इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? ओवर क्राउडिंग और पुअर हाइजीन से। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर्स, मोस्ट चिल्ड्रन में मिलेगा। एटियोलॉजी क्या है पीएसजीएन की? कॉज्ड बाई इम्यून कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो ये किससे होगा? जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है और उसके अगेंस्ट में स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी बनेगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और दोनों इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उस वजह से होगा। फिर कब मैनिफेस्ट होगा? मैनिफेस्ट यूजुअली आफ्टर लेटेंट पीरियड ऑफ 1 to 4 वीक्स फॉलोइंग प्राइमरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा जो फेरिंग्स और स्किन को इन्फेक्ट करेगा, फिर उसके 4 वीक के बाद होगी पीएसजीएन देखेगा अपन को। ठीक है, ये मेनली किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर नेफ्राइटोजेनिक। ये होते हैं नेफ्राइटोजेनिक जो पीएसजीएन कराएंगे। मेनली कौन से? 12-4-1 स्ट्रेन जो होते हैं वो कराते हैं। अपन को फीचर्स क्या क्या देखेंगे अपने को? एएसओ टाइटर बढ़ा हुआ मिलेगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल कम मिलेगा, ग्रैनुलर डिपॉजिट इन ग्लोमेरुलाइंस, मेनली सब एपिथेलियल हम्स। अभी सब एपिथेलियल हम्स अपन को पता चलेगा आगे क्या होता है, ठीक, मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। तो ग्रैनुलर डिपॉजिट जो है ग्लोमेरुलाई में, वो क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू डिपॉजिट होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना और वो जाके डिपॉजिट हो जाता है अपनी सब एपिथेलियम में। फिर स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनोजेनिक रिएक्शन के लिए, वही जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स बनवाता है। कौन है? स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी, SPEB भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस फीचर में देखेंगे तो किडनी आर एनलार्ज एंड सो पेल कैप्सुलर सरफेस, एनलार्ज होगी किडनी और पेल कैप्सुलर सरफेस अपन को देखेगा। ठीक है, फिर 3 टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है, अपन ने देखा ही था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एक थी अपनी लाइट माइक्रोस्कोपी, एक थी इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और एक थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो अपन को क्या दिखेगी? एनलार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई दिखेगी, है ना। एक तो बड़ी रहेगी ग्लोमेरुलाई और बहुत ज़्यादा सेल्स रहेंगे। तो इसके 2 ही रीजन है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगा क्योंकि वहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना गया है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आ जाएंगे, एंड प्लोरिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल एंड मेसेंजियल सेल। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जितने भी जब भी एनलार्ज होती है तो यही रीजन होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लोरिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल एंड मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में अपन को आरबीसी कास्ट दिख जाएगी। तो ये थी लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या क्या फीचर्स देखेंगे। फिर आता है अपन को इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, उसमें ग्रैनुलर डिपॉजिट देखेंगे, IgG और IgM C3 एंटीजन के, C3 कॉम्प्लीमेंट मतलब की। तो ग्रैनुलर और लीनियर 2 टाइप के देखते हैं। ग्रैनुलर देखो इसमें बीच बीच में ऐसे गैप्स से दिख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप के दिख रहे हैं, और लीनियर होता है इसमें कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट देखेगा अपन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अपन को सब एंडोथेलियल डिपॉजिट देखेंगे, जिसको हम्स भी बोलते हैं। डिस्क्रीट अमॉर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट है जो कि डोम शेप्ड होता है। तो देखो यहाँ पर देखो डायग्राम में, तो यहाँ पर देखो प्लोरिफरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स हो रही है। ठीक है, ये कैपिलरी ल्यूमेन है, और यहाँ पर ये हम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट ऑन द सब एपिथेलियल साइड ऑफ द GBM। ठीक है, सब एंडोथेलियल हम्स बोलते हैं इसको। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, तीनों फीचर देख रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, प्लोरिफरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट। ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसे पूरा ग्लोमेरुलाई बना देना और अंदर सेल का प्लोरिफरेशन करा देना, इसका लिम्फोसाइट का भी, ल्यूकोसाइट का भी, और अपना एंडोथेलियल और मैसेंजर सेल का भी मतलब प्लोरिफरेशन करा देना। ठीक है, फिर क्लिनिकल कोर्स में आते हैं तो अफेक्टेड चाइल्ड डेवलप मलेज, फीवर, ओलिगोयूरिया, हेमेट्यूरिया, कोला कलर्ड यूरिन देखेगा अपन को। तो ये फीचर है मलेज, फीवर, ओलिगोयूरिया, हेमेट्यूरिया, कोला कलर्ड यूरिन 1 to 2 वीक आफ्टर रिकवरी फ्रॉम सोर थ्रोट।
सोर थ्रोट के 1 से 2 वीक बाद ये सिम्टम्स देखेंगे। पेरी ऑर्बिटल इडीमा एंड माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। तो ये फीचर्स अपन को देख सकते हैं क्लिनिकल फीचर। लाइफ डायग्नोसिस में क्या है, ब्लड फाइंडिंग रेज्ड एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर तो बढ़े हुए थे, सीरम कंसंट्रेशन ऑफ C3 कम हो जाएगी, ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर हो गया ब्लड फाइंडिंग है। यूरिन में अपन को क्या मिलेगा, ऑलिग यूरिया, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, आरबीसी कास्ट और हिमेट यूरिया, ये सब अपन को यूरिन में फाइंडिंग मिलेगी। प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है, मतलब जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। 95% ऑफ इफेक्टेड चिल्ड्रन रिकवर, अपने आप जो रिकवर हो जाते हैं 95% चिल्ड्रन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आरपीजीएन। इसको क्रिसेंटिक बोलते हैं, अपन को पता चले क्रिसेंटिक क्यों बोलते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। आरपीजीएन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फेलियर। क्या हुआ, रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फेलियर होगा इसमें। ठीक है, इसमें अपन को क्या देखेगा, एसोसिएट विद द सीवियर ओलिगुरिया एंड साइन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। एक तो रैपिड प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर होगा और सीवियर ओलिगुरिया और साइन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी देखेंगे अपन इसको। अगर इसको ट्रीट नहीं करा जाता तो डेथ भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक फीचर जो है वो क्रिसेंट का प्रेजेंस ऑफ क्रिसेंट इन मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलाई। क्रिसेंट मतलब हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखेगा हर ग्लोमेरुलाई। क्यों होता है, ड्यू टू प्लोरिफरेशन ऑफ पैराइटल एपिथेलियल सेल एंड बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोसाइट और मैक्रोफेज। पैराइटल सेल का जो है वो होगा प्लोरिफरेशन होगा और मोनोसाइट और मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन होगा। अभी आगे अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, अभी याद कर लो ऐसे। फिर क्लासिफिकेशन में देखें तो 3 टाइप के होती हैं आरपीजीएन। एक होती है टाइप 1 जो कि एंटी जीबीएम एंटीबॉडी, मतलब एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, कॉस्ट ये उसी से होती है। गुड पास्चर सिंड्रोम इसका एग्जांपल, अपन इसको डिटेल में देखेंगे। टाइप 2 में आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स से, है ना, तो ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन से होगा और ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीएसजीएन ल्यूपस नेफ्राइटिस। ठीक है, पीएसजीएन अपन ने ऊपर देखा था, उसके कॉम्प्लिकेशन में आरपीजीएन हो सकता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस तो ग्रैनुलर फ्लोरेसेंस, इसमें ग्रैनुलर फ्लोरेसेंस देखेगा। ठीक है, फिर इडियोपैथिक से हो सकता है, पीएसजीएन ल्यूपस नेफ्राइटिस, आईजीएन नेफ्रोपैथी, इन सब के कारण हो सकता है ये टाइप 2। ठीक है, फिर टाइप 3 में आता है पॉसी इम्यून। तो ये ना तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी से होता है, ठीक है, जीबीएम लिखा है यहाँ पर, जीबीएम, ठीक है, और नॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स, ना इम्यून कॉम्प्लेक्स से ना एंटी जीबीएम एंटीबॉडी से। ठीक है, उस दोनों अपन को ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में दोनों नहीं देखेंगे, ना एंटी जीबीएम एंटीबॉडी दिखेगी ना इम्यून कॉम्प्लेक्स दिखेगा। मेजोरिटी इडियोपैथिक होते ज़्यादातर। और इसमें क्या होगा, हैव सर्कुलेटिंग एएनसीएस। एएनसीएस क्या है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, है ना। मोस्ट इसमें अपन को एएनसीएस देखेंगे सर्कुलेशन में। ठीक है, ज़्यादातर इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक हैं वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, एएनसी एसोसिएटेड, ज़्यादातर ये हैं। ये 3 एग्जांपल है इसके। तो ये तीनों अपन ने डिस्कस कर दिया आरपीजीएन के क्लासिफिकेशन में तीनों। फिर अपन देखते हैं अब गुड पास्चर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में। तो अपन ने गुड पास्चर सिंड्रोम देखा था, एंटी जीवीएम एंटीबॉडी मेडिएटेड डिसीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय लीनियर डिपॉजिट ऑफ आईजीजी एंड C3। आईजीजी और C3 का बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या है, पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि एंटी जीवीएम बॉडी बनी कैसी। एंटी जीवीएम बॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट द गुड पास्चर एंटीजन। गुड पास्चर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन ऑफ जीवीएम। अल्फा 3 चेन प्रेजेंट होती है टाइप 4 कोलेजन जीवीएम में, उसमें चेंज आ जाएगा तो जो उसका एंटीजन है वो चेंज हो जाएगा। तो वो अगर एंटीजन चेंज होगा तो बॉडी को लगेगा कि ये कोई बाहर का एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो एंटीजन इज कॉमन टू एल्वेलाई और जीवीएम। तो जो एंटीजन है ये एल्वेलाई में भी प्रेजेंट होता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। तो जब ये चेंज होगा इसका स्ट्रक्चर, तो जो एंटीबॉडी बनेगी तो एक तो ये अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी रिएक्ट कर जाएंगी और कहाँ भी रिएक्ट कर जाएंगी, पल्मोनरी एल्वेलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी रिएक्ट कर जाएंगी। तो उसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी हेमरेज एसोसिएटेड विद द रीनल फेलियर। पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम में पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकता है और रीनल फेलियर भी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी में किडनी इज एनलार्ज और पेल और एनलार्ज देखेगी किडनी। लाइट माइक्रोस्कोपी में अपन को देखो क्रिसेंट दिखता था, वो क्यों हुआ देखते हैं। ग्लोमेरुलाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज क्रिसेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आरपीजीएन गुड पास्चर सिंड्रोम का क्रिसेंट। फॉर्म बाई प्लोरिफरेशन ऑफ पैराइटल एपिथेलियल सेल के प्लोरिफरेशन से हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोसाइट और मैक्रोफेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, इन 2 चीज़ों की वजह से क्रिसेंट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फाइब्रिन लीक्ड इनटू बॉमन स्पेस थ्रू द रप्चर जीवीएम। तो जो एंटीबॉडी डिपॉजिट हो रही हैं ये, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें रप्चर हो जा रहा है और जितने भी अपने फाइब्रिन है वो सब लीक हो जा रहे हैं। तो ठीक है, डायग्राम में देखो ये यहाँ पर क्रिसेंट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मोनोसाइट और मैक्रोफेज के इन्फिल्ट्रेशन से, प्लोरिफरेशन पैराइटल एपिथेलियल सेल से। ट्यूब्यूल्स में अपन को आरबीसी कास्ट देखेंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इसमें लीनियर जीवीएम दिखेगा। ठीक है, लीनियर दिख रहा है, उसमें सब में ग्लैंडुलर दिखा था, लीनियर। रप्चर इन जीवीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा जिससे ल्यूकोसाइट और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो लीक करने लगेंगे यूरिनरी स्पेस में। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर में आते पेशेंट में प्रेजेंट विद रिकरेंट हीमोप्टाइसिस, लाइफ थ्रेटनिंग पल्मोनरी हेमरेज देखेगा और हीमोप्टाइसिस देखेगा। ठीक है, यूरिन फाइंडिंग में हिमेट यूरिया, आरबीसी कास्ट, मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, तो ये सब देखेंगे अपन को यूरिन फाइंडिंग में। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे, यहाँ क्रिसेंट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मोनोसाइट और मैक्रोफेज की वजह से। और यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डायग्राम देखो, यहाँ पर जीवीएम टूट चुकी है और जितना भी कंटेंट है सब अंदर आने लगेगा, है ना, फाइब्रिन वगैरह। ठीक है, प्लोरिफरेशन हो गया पैराइटल सेल का
और ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोसिस, ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं अपन अगर RPGN आ गया और गुड पैचेड सिंड्रोम आ गया। तो ये क्रेसेंट फॉर्मेशन कैसे हुआ ये, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये जो रप्चर हो रही है बेसल मेम्ब्रेन का। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।